अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी नेक्स्ट के तहरीर रमज़ान ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के हवाले से हम आपकी खिदमत में एक गुफ्तगू का प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं। वो कि ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस पुरनूर सातें हमारे साथ चल रही हैं, लेकिन चूँकि माशरा भी उसमें साथ-साथ मौजूद होता है, तो इस हवाले से हमने 2 शहर के अपने बहुत ही नामवर लोगों को मदऊ किया है, जो कि इस हवाले से हमारे साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी को-होस्ट का तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ को-होस्ट हैं सायरा सलमान साहिबा, जो कि खुद बज़ाते एक मुतहरिक समाजी शख्सियत हैं और बाकी वो खुद अपने बारे में बताएँगी। और हमारे पहले मेहमान हैं कैप्टन आसिफ रज़ा साहब, जो कि एयर 5 फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन और सब कुछ है। हमारे दूसरे मेहमान हैं मसूद आलम साहब, जो कि समाजी खिदमत के हवाले से बहुत उनका एक नुमायाँ मुकाम है। ख़ासतौर पर रोटरी के हवाले से उन्होंने पोलियो में जो खिदमत अंजाम दी हैं, तो हम उसी बारे में मसूद साहब से इस बारे में कुछ गुफ्तगू के दौरान उनसे दरियाफ़्त करेंगे। मेरे ख़्याल में सायरा, अब आप इसको आगाज़ करें मेहमानों से। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मेहमानों को हमारी तरफ से खुशामदीद प्रोग्राम में। मेरा सवाल बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ हम जनरल हवाले से करते हैं कैप्टन आसिफ से कि जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि शहर में जगह-जगह जो हादसात हो रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक एक एम्बुलेंस सर्विस से है जो आप रन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएँ आप किस तरह से हालात को देख रहे हैं इस वक़्त पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में? देखिए, अब के मुकाबले में और पहले कराची का जो माहौल है, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, और तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ख़ासे अरसे से ख़राब है। रोड्स बिल्कुल टूटी हुई हैं और कल परसों भी एक मतलब चिंची पूरी गिर गई, उसमें गटर में लोग गिर गए, औरतें बच्चे मर गए, बह गए, और ये रोज़ का मामूल है हमारा। तो इसमें जो कोताही है वो उन लोगों की कोताही जो मुझे नज़र आती है, जो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि ट्रैफिक फ़्लो नॉर्मल चलना चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, गटरों पे ढक्कन होने चाहिए, नाले सही बहने चाहिए। तो ये सिस्टम तो बहुत अरसे से ख़राब है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे शहर के और एक ऐसे मुल्क के वासी हैं कि जहाँ पे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। आपकी एनजीओ जो है या आपकी जो ये एयर 5 फाउंडेशन है, ये इस हवाले से किस तरह से रेस्क्यू के अमल को पूरा कर पाती है? देखिए, अभी तो हमारी एक तो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस इस वक्त ऑपरेशनल है, और एयर एम्बुलेंस सर्विस हमारी अभी ऑपरेशनल नहीं हुई। कुछ हिंड्रेंसेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह विद इन 45 टू 60 डेज़ हमारे 2 जहाज़ ऑपरेशनल हो जाएंगे, एक ट्विन इंजन यानी मल्टी इंजन और एक सिंगल इंजन। दोनों एयर एम्बुलेंस ऑपरेट करेंगे, और जो हमारी ये सर्विस है इंशाल्लाह 2 महीने में बाय रोड सर्विसेज जो है वो चलेंगे जैसे नॉर्मल एम्बुलेंसेस की होती है। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन अभी हमारी जो 4 व्हील एम्बुलेंस है वो अभी वर्किंग में नहीं है। अच्छा कैप्टन साहब, ये कितना अर्सा हो गया आपकी इस फाउंडेशन को रन करते हुए? अप्रॉक्सीमेट मोर देन 7 years। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपका एक बड़ा अच्छा इंट्रो जो है या लिंक जो है आपका वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ भी है। कुछ उसका हमें बताएं वाकया कि क्या है, किस तरह से आपने उनको ज्वाइन किया? मैंने अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन को जब ये बन रही थी ऑर्गेनाइजेशन जी, तो समझिए कि स्क्रैच से मैंने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा। और इनका जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर आया था बेल 206, वो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन पे कस्टम से मैं उसको क्लियर करा के लाया था, और कैप्टन फ़हीम ज़मान ने इसको स्टार्ट किया था। हमारे साथ कैप्टन नादिर इकबाल मिर्ज़ा थे, उनकी बेचारे की डेथ हो गई। एक ईदी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था सेंडक की तरफ जाते हुए, तो उसमें उनकी कैप्टन नादिर इकबाल मिर्ज़ा की डेथ हो गई थी। कैप्टन फ़हीम ज़मान को वेल नोन शख्सियत है, कराची के मेयर भी रह चुके हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले और बड़े पुरजोश इंसान हैं। तो उनके साथ हमें काम करके बहुत ही अच्छा लगा, और ईदी साहब के साथ भी बहुत वक्त गुजरा, बहुत मुखलिस और बड़े मेहरबान शख्सियत थे। वो तो सब ओवरऑल दुनिया जानती है। हम दूसरे मेहमान की तरफ जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ
शहर के एक नामवर समाजी शख्सियत मसूद आलम साहब तशरीफ फरमा है। मसूद साहब, सहाफती आगाज़ और फिर आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे अपने सफ़र में। बस ये मौका मिलता है आदमी को काम करने का, इसी तरह से मुझे भी मौका मिला। फिर ये कि चाइल्डहुड से ही आदत थी काम करने की, मोहल्ले के लोगों की हेल्प करने की, काम करने की, मोहल्ले के बच्चों के दाखिले कराने की। तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती चली गई और फिर मैंने रोटरी इंटरनेशनल ज्वाइन किया, तो रोटरी में काम करने का मौका मिला। जैसा कि पाकिस्तान में लोगों को मालूम नहीं है कि पोलियो पे सारा काम रोटरी ने किया फॉरेन फंडिंग से। और ये सुन के आपको हैरत होगी कि पोलियो यानी मासूम बच्चे पैदा होते थे वो 118 मुल्कों में, वो सारे 118 मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह उसमें नहीं थे। और 20 साल से पोलियो पे इतना काम हुआ और इतना साइंटिफिकली, इतना मैनेजेबल काम हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। अब उन मुल्कों में मासूम बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब इसमें देखें आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पोलियो ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो पा रहा है। वजूहत आप भी जानते हैं कि कुछ मैनेजमेंट फेलियर है इस मामले में, लेकिन रोटरी बड़ी संजीदगी से इस पर काम कर रही है और इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाबी हो ही जाएगी। तो ये एक बात है ख़ास। और आपको ईमानदारी की कमी लगती है मैनेजमेंट साइड पर, या जाहिर सी बात है जो हुकूमती सतह पे इमदाद होनी चाहिए या जो आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसमें आप देखते हैं कि कोई कमी है? ना हमें हुकूमती इमदाद चाहिए और ना ही हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। हम फैसिलिटाइट हैं। रोटरी के पास बहुत फंड है काम करने के लिए। सही। और उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि सारी दुनिया से पोलियो को ख़त्म, देखें वैक्सीन जो है ना ये हमेशा से बड़ी इफ़ेक्टिव रही है कोरोना से पहले तक। कोरोना को थोड़ा सा जो है वो मिसयूज़ हो गई या मीडिया वाइज कुछ उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, वरना इससे पहले चेचक ख़त्म हुआ और बीमारियां सारी वैक्सीन से ही ख़त्म हुई हैं। और फिर हमारे यहाँ कुछ जैसे मौलवी हज़रात का बहुत ज़्यादा दखल हो जाता है तो काम करने वाले स्लो हो जाते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पोलियो वर्कर्स ने रोटरी को, बिल्कुल, और बड़ी जानें दी हैं और काम कर रहे हैं और फंड्स की कमी नहीं है। संजीदगी से काम हो रहा है, इंशाल्लाह ख़त्म होगा इंशाल्लाह। इस पे सायरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। कैप्टन नासिब साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, फ़हीम ज़मा का नाम लिया था। फ़हीम ज़मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और कराची की सूरत हाल, मैं ये सवाल बारी बारी आप दोनों मौजूद मेहमानों के सामने रखता हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने माशरे को देखते हुए, माशरे में रहते हुए गुजारा है। तो कराची शहर के हालात ऐसे क्यों, इस नहज पे क्यों आ गए हैं और क्या मुस्तक़बिल में कोई इम्कान है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आसिफ साहब जी, यकीनन जाएंगे इंशाल्लाह। असल में लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोग जो हैं वो सच का साथ दें। झूठ की बुनियाद पे कोई भी चीज़ कभी भी पायदार तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और झूठ ही का ये नतीजा है कि आज हम इंतहाई पस्त तरीन ज़िंदगी इस शहर के अंदर गुजार रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा शहर था और मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा शहर, इतने सारे वसाइल। आज इस शहर की ना तो कोई गटर लाइन सही है, ना कोई रोड सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। मतलब किस चीज़ को आप रोएंगे? इसमें एक थोड़ा सा मैं माज़रत के साथ 1970 में हम सुनते थे एक मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है कराची के लिए, तो क्या कभी वो इम्प्लीमेंट भी हुआ या मतलब अभी तक सिर्फ फाइलों में ही सो रहे हैं? नहीं, प्लानिंग में कराची में बहुत अच्छा काम हुआ और पाकिस्तान बनने से पहले से लेआउट प्लान्स बड़े अच्छे बने हुए और उस पर जो है बड़े अच्छी तरह से कंट्रोल तरीके से काम 2005 तक तो बड़े अच्छे तमीज़ से काम होता रहा है। और क्योंकि वही वाली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है ना, वो अगर उसको थ्रेट हो जाए तो फिर वो पीछे हट जाती है। बड़े बड़े आर्किटेक्ट रिजकी साहब, शाहीन यूसुफजई साहब, यास्मीन लारी, आरिफ हसन, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन पिछले 25 साल में माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि जो हमारे टॉप के दानिश्वर थे
और प्लानर्स थे वो एक्टिव नहीं रह सके, जिसकी वजह से आप ये बेहंगम सूरत हाल देखें। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची में मोटरसाइकिलें इतनी हैं कि यूरोप और कई मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है। सही। 80 लाख मोटरसाइकिलें हैं। और इधर पड़ोस के एक मुल्क के अंदर देख लें, जो सबसे बड़ा शहर है वो मोटरसाइकिलें 15 लाख हैं। क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी ताकत से मौजूद। बिल्कुल। आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिफर है। देखिए हमारे लोगों ने जो है ना, यानी जो भी हमारे सीनियर मोस्ट थे उनसे भी शायद कुछ ओवरलुक हुआ। मिनी बसें आ गई तो रोकी क्यों नहीं गई? वैगन आ गई तो रोकी क्यों नहीं गई? पड़ोस के किसी मुल्क में मिनी बस और वैगन है? नहीं चलते। आपके यहाँ वैगन और मिनी बसें आ गई ट्रांसपोर्ट में, चिंची आ गई रिप्लेसमेंट में। फिर उसको मैनेजमेंट भी फेलियर, सब जगह टैक्सी रिक्शा मीटर लगे हुए हैं। ये कौन करेगा? ये तो इंतजामिया करेगी। सही। तो इंतजामिया तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो बात ये कि वर्दी कौन पहनाएगा? हाँ। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर। और अभी आप बार बार सुन रहे हैं कि डंपर ने मार दिया। जी। उसके बाद ड्राइवर नहीं मिला। अरे अगर बावर्दी होता तो कहाँ भागता? वो तो उन्हीं में खड़ा हो गया उतर के। बिल्कुल। तो आपको पाबंद करना। एक और बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, हैवी कमर्शियल व्हीकल अगर किसी को टक्कर मार दे, गलत टक्कर मार दे, यानी गलत उसकी गलती है, तो किसी अदालत की जरूरत नहीं है, उसी वक्त व्हीकल जब्त हो जाता है। आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा? इतना भारी काम तो खैर आप करेंगे नहीं, लेकिन वर्दी तो पहना दो। पहना दें, उनको पता रहे। लेकिन मेरा ख्याल है इतनी बारीकियां जो आप बता रहे हैं मसूद साहब, मेरा ख्याल है लोगों को तो ये चीजें भी नहीं पता कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। ये शऊर ट्रैफिक के मामले में तो शायद है ही नहीं लोगों के, उसमें ये शऊर की कमी इसलिए कि शऊर को डेवलप ही नहीं होने दिया। अब आप मुझे बताएं कि पड़ोस के मुल्कों में चपरासी वर्दी पहनता है, आप क्या नहीं पहनता है? नहीं पहनते। और वो बड़े फख्र से वर्दी पहन के चल रहा होता है जैसे पुलिस वाले होते हैं। आप यहाँ वर्दी नहीं पहनता चपरासी, और आप पहना ही नहीं रहे उसे। और बाकायदा तमाम इदारों में चपरासी को वर्दी के सालाना पैसे दिए जाते हैं। लेकिन वर्दी नहीं पहनता तो अफसरान को पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ ये ट्रांसपोर्ट में कोई एक माफिया आ गया है कि जिसकी वजह से हम चीजें चेंज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम खुद उनके आगे बाउंड हुए हैं? नहीं, हम नहीं बाउंड हुए हैं, मैनेजमेंट फेलियर है। हाँ, मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो अपना छोटा सा भी किरदार अदा नहीं कर रही है। हम छोटे से थे, हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और हमने गली में ये शारा फैसल से टर्न किया, पीछे से सार्जेंट आ गया, कहने लगा इंडिकेटर जलाओ। मैंने इंडिकेटर जलाया, कहना आइंदा इंडिकेटर जरूर जलाना। आज तक हम इंडिकेटर जलाते हैं, उसने इतना अच्छा सबक दिया। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ पड़ोस को मुल्कों में रिक्शा टैक्सी का अगर इंडिकेटर लाइट टूटी हुई है तो रोड पे नहीं आ सकता। नहीं आ सकते। और आपके यहाँ तो बात ही कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। हेडलाइट अलाउ नहीं है पड़ोस के मुल्कों के शहरों में, हेडलाइट अलाउ नहीं। कितना कंट्रोल होगा ट्रैफिक का? हाँ, हॉर्न मैंने देखा है। ये मैं बता रहा हूँ 82, 84 की बात कर रहा हूँ। मैं गया इन शहरों में हूँ, अपने जैसे मुल्कों के शहरों में हेडलाइट अलाउ नहीं, तो कितना कंट्रोल होगा ट्रैफिक। ड्राइवर कितना कंट्रोल में होगा। लेकिन आपके यहाँ इन चीजों की जरूरत ही नहीं। सही साहब, बहुत ही सेहरे हासिल आपने जवाब दिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।